जिस तरह मैंने बड़ा महल गिरते देखा, सबसे बड़ा लाहौर का कब्जा ग्रुप जिसकी पुश्त पे पिछड़ा वजीर आजम और उसकी फैमिली खड़ी थी, सबसे बड़ा कब्जा माफिया तो ये जाली हुकूमत खुद है। नवाज शरीफ साहब की जो जमानत हुई, वो जमानत जो है वो इन्हीं खोखर साहब ने की दी हुई। 43 कनाल सरकारी रकबा था, तकरीबन 1.5 अरब रुपए की जमीन है। जो शख्स है जिसका नाम इमरान खान है, वो पर्सनली बैठ के इस सारे ऑपरेशन को मॉनिटर करता रहा है। बड़े बड़े डाकुओं के ऊपर हाथ पड़ेगा, ये है तब्दीली। ये बोगस रेफरेंस सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि हमारी किरदार कुशी की जाए। किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कोई सवाल नहीं। ऐसे भी असाब मौजूद हैं जब रोस्टम पर आते हैं जो मर्जी है नैब के खिलाफ बात करते हैं। वो इदारा जो एहतसाब का इदारा समझा जाता है, आज वो खुद काबिल एहतसाब है। बिलावल साहब है जो इन हाउस उन्होंने चेंज की बात की है। मैं तो उनको कहती हूँ उनके पास अगर नंबर्स हैं तो जरूर शो करें। सबसे पहली बात यह है कि क्या हमारे दाने पूरे हैं। मैं आपके सामने आज सारी तफसील खोल दूँ कि ये किस तरह ऑपोजिशन की मिन्नतें कर रहे हैं, तो आप हैरान हो जाए। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक कमीशन बनाया है और शेख अजमत सईद साहब वही सरबराह भी होंगे। जिस JIT को बदनाम जमाना JIT को आज तक व्हाट्सएप ज़दा JIT के नाम से याद किया जाता है, उसके बानियों में उनका नाम शामिल था। वोट खरीदे जाते हैं, वोट बेचे जाते हैं, ओपन बैलेट हो। कर्जे बढ़े और हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ, वो पिछले 10 साल की कर्जों का पड़ा हुआ, सूद देना पड़ता है। कर्जे ले लिए, ये कर लिए, तारीखी कर्जों के इन्होंने अंबार लगा दिए। कोई बड़ा डाकू ये नहीं कह सकता मैं तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा दूंगा जब तक मुझे NRO नहीं दो। अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट, मैं मोहम्मद मालिक। अब बयानात सुने समझ नहीं आती सुन में हो क्या रहा है, सियासत किस रुख पे जा रही है। कभी हम प्राइम मिनिस्टर की बात सुनते हैं तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 5 साल जौन से उसके बाद इलेक्शन बहुत बड़ा अलमिया है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो सकती। फिर हमें एग्जांपल देते हैं चाइना की। देखें चीन में हम गए तो 10 साल की उन्होंने आगे प्लानिंग बताई। मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी सुपर पावर है अमेरिका, उसमें भी इलेक्शंस हो जाते हैं और वो भी सुपर पावर 10-10 साल या 20-20 साल एक गवर्नमेंट रहने से नहीं बनती। बहरहाल क्या प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि यहाँ पे वन पार्टी रूल हो या ना हो। फिर एक उन्होंने बयान दागा कि जब अपोजिशन वाले गालियाँ निकालते हैं मेरे लोगों को या हमें बात करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, अगर मेरी तारीफ़ करेंगे तो मैं परेशान हूँगा। क्या वाकई क्या गवर्नमेंट का ये रवैया दुरुस्त है, इस पर ही बात करेंगे। फिर PDM समझ नहीं आ रही PDM गई कहाँ पे है, और अगर जो आने वाली डेवलपमेंट है पॉलिटिकल, उस पर तो और भी हालात हमें कुछ कंफ्यूजिंग लगते हैं। कुछ दिन पहले हमने इसी प्रोग्राम में ये बताया था कि गवर्नमेंट ने फ़ैसला कर लिया है कि सेनेट इलेक्शंस के फ़ौरन बाद जौन सा है वो प्रोसेस शुरू कर देंगे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का। तो PDM जिसने पहले सारे अपने बयानात बदले, पता नहीं लॉन्ग मार्च कब होगा नहीं होगा, बहरहाल बॉयकॉट इलेक्शंस का ज़िमनी इंतखाबात उस पर भी आ गए कि हम लड़ेंगे। फिर सेनेट इलेक्शंस का बॉयकॉट था, वो भी ख़त्म हो गया कि हम वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो अगर अब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस आते हैं, अनाउंस हो जाते हैं, तो फिर वो उनमें भी शामिल होंगे। तो फिर क्या PDM की सियासत अमली तौर पे ख़त्म हो चुकी हुई? ये सारी बातें चल रही थी। और फिर एक और हमने लेटेस्ट खबर देखी, डॉन अखबार ने चलाई और इसकी अब तक तर्दीद नहीं आई कि जो लास्ट पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई PTI की, उसमें इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिए 50-50 करोड़ डेवलपमेंट फंड्स। क्या कहते रहे इमरान खान डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर जो MNAs और MPs को मिलते थे, और वो कहते थे कि इनका काम सिर्फ कानून साजी होता है, इन MNA ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। तो अब सेनेट इलेक्शन से कुछ दिन पहले ये क्यों डेवलपमेंट फंड्स आ रहे हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर की अपने लोगों के ऊपर गिरफ्त कम हो रही है, हल्की हो रही है, जो उनको ये इंसेंटिव देने की ज़रूरत पाई जा रही है? क्योंकि पहले ही बड़े सवालात थे जब गवर्नमेंट ने कहा कि हमने ओपन हैंड शो ऑफ हैंड से इलेक्शन करवाना है सेनेट में, और गवर्नमेंट का स्टांस ये था कि करप्शन हो रही है, लोग बिक रहे हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लोगों के भाव लगना शुरू हो गए हैं। लेकिन दूसरे लोगों का जो खबर रखते हैं उनका कहना यह है कि पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर 30-35 से ज़्यादा MPs नाराज़ हैं, MNAs नाराज़ हैं, और गवर्नमेंट को यह ख़तरा है कि अगर शो ऑफ हैंड्स के बगैर सेनेट के इलेक्शन हुए तो कहीं वो ब्लॉक इनके ख़िलाफ़ वोट ना दे दे, और जहाँ 4-5 सीट्स एक्स्ट्रा जीतनी है सेनेट की, कहीं गवर्नमेंट 1-2 सीट्स हार ना जाए और बड़ी एम्बेरसमेंट ना हो। अजीब एक खिचड़ी पकी हुई है। सो वील ट्राई टू मेक सम सेंस। फिर आपने एक और ख़बर भी देखी ऑफ इट ऑल, फिर आपने एक और ख़बर भी देखी जो दब भी गई, वो थे कि फॉर्मर DGI जनरल असद दुरानी, उन्होंने एक चैलेंज किया हुआ अपना नाम ECL के ऊपर, और जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने डाला है, और डिफेंस मिनिस्ट्री का जवाब आया तो बड़े सख्त उसमें कमेंट्स थे, जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने ECL पर डाला है फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन एंटी स्टेट एक्टिविटीज़। ये एक बहुत बड़ा सीरियस चार्ज है एक फॉर्मर DGI के,
और जब पहले इनके उन्होंने तमाम फैसिलिटीज़ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स ख़त्म हुए, पहले वापस ले लिए थे गवर्नमेंट ने, फिर असद दुरानी साहब ने एक और जब पटिशन की हाई कोर्ट में, तो वहाँ उन्होंने बताया कोर्ट को कि मेरे वो पेंशन वगैरह रिस्टोर हो गई है। तो वो रिस्टोर क्यों हुई, कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं, इन सब पे बात करेंगे। एंड आई हैव अ गुड पैनल विद मी टुडे। हमें ज्वाइन किया है आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शुक्रिया भट्टी साहब। हमें फ़ाद हुसैन ने ज्वाइन किया अगेन, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, ऑल्सो रेजिडेंट एट डॉन इस्लामाबाद। और काशिफ अब्बासी साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट, एज यूजुअल हमेशा लेट आते हैं, अभी आए हैं वाइल आई वाज गिविंग माई इंट्रो। रश बहुत है। माइक लगाएं जी काशिफ साहब को जल्दी से। भट्टी साहब ज़रा पहले आपसे शुरू करता हूँ, पहले ज़रा सुन लें कि ये इमरान खान साहब क्या कहते थे इन फंड्स के बारे में, डेवलपमेंट फंड्स के बारे में। हमने ये जो लानत है ना डेवलपमेंट फंड्स की, 94 अरब रुपया ये शाहिद खाकान अब्बासी ने डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे नून लीग के MNAs को दे रहा है। कौन सी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर MNAs और MPs को डेवलपमेंट फंड मिलते हैं? वो तो बल्दियात का काम होता है। अब इस बारी हमने कोई डेवलपमेंट फंड अपने MNA MPs को इसलिए नहीं देने कि यही है करप्शन यहां से शुरू होती है। कॉन्ट्रैक्टर आ जाते हैं, MPs बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर MNAs बन जाते हैं। जी भट्टी साहब, 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और उन्होंने डॉन की खबर में एक मिनिस्टर को उन्होंने कोट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है 50 करोड़ रुपए, 500 मिलियन अपने MNAs को और MPs को। सेनेट के इलेक्शंस होने वाले हैं, फिर क्या है ये? अगर कल तक लानत थी तो आज जायज़ हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, गुजारिश है, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स गया, उसने कहा जी मेरे पास दुनिया की हर बुराई मेरे में है, हर ऐब मेरे में है, तो मैं आपकी ज़ात के मुबारक कहने पर एक बुराई छोड़ सकता हूँ। आपने फरमाया आप मेरे कहने पे एक बुराई छोड़ देंगे? उसने कहा जी छोड़ दूंगा, मैं वादा करता हूँ। आपने कहा इसे झूठ बोलना छोड़ दे। तो हम मौजूदा हुकूमत से और अपोजिशन से खुदा के वास्ते सिर्फ सच बोलना शुरू कर दो, कसम से इनके मुंह काले हो जाएंगे। इतने कोलोफेल में तजाद, इतना कोलोफेल में तजाद कि मुझे समझ नहीं आती, शायद जानवर भी इतना झूठ नहीं बोलते। आपने तो एक उन्होंने फरमाया कि ये मैं डेवलपमेंट फंड नहीं दूंगा क्योंकि इससे करप्शन शुरू होती है। इसका मतलब है परसों इन्होंने तमाम अरकान असेंबली को करप्शन का NOC दे दिया डेवलपमेंट फंड जारी करके। नहीं भट्टी साहब, ये बताएं ये डिमांड बड़ी पुरानी थी, 2.5 साल हो गए हैं। मुझे पक्का पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा रेजिस्ट किया, इसको नहीं दिए पहले फंड्स। अब फंड्स क्यों दिए जा रहे हैं? क्या जो ये खबरें थी कि एक बड़ा नाराज ब्लॉक है, उनको मनाने के लिए, उनको लाइन में रखने के लिए कि सेनेट में कोई शर्मिंदगी ना हो, क्या ये शो करता है कि जो गिरफ्त जितनी मजबूत होनी चाहिए वजीर आजम की, बिहाइंड द सीन्स उतनी गिरफ्त मजबूत नहीं है? अच्छा, आपके ख्याल में इस वक्त वजीर आजम की गिरफ्त है हुकूमत में? मैं आपसे सीखता हूं क्योंकि आप सीनियर आदमी है, ये मेरे लिए खबर है, इस पे मैंने कॉलम लिखना था, आज इंशाल्लाह लिखूंगा कि वजीर आजम बाख्तियार हैं। दिस इज गुड न्यूज। ये होता है इस्लामाबाद वाले लोगों से बात करके ना आपके पास लॉजिक गुफ्तगू आ जाती है, आप वरना हकायक से दूर रहते हैं। अच्छा, मैं कुछ गुजारिशात करता हूँ। एक शख्स थे इस्लामाबाद, और आपके पास बड़े हसीन आदमी हैं, बड़े खुश नसीब हैं जिनके करीब काशिफ अब्बासी साहब हैं। एक शख्स ने कहा था मैं IMF के पास जाने से पहले खुदकशी कर लूंगा। मुझे नहीं पता वो कौन है कौन नहीं, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन अल्लाह करे कि हराम मौत कोई ना जाए, अल्लाह ताला सबको ईमान वाली मौत दे। एक शख्स था जिसने कहा पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमत में इजाफा हो तो समझे आपका वजीर आजम करप्ट है। भट्टी साहब देखें, ऑपोजिशन में और नहीं, वो अंग्रेजी में कहते हैं रियलिटी बाइट्स। जब आप हकीकत में आते हैं फिर फैसले तो लेने पड़ते हैं ना, दूसरे हकायक, जमीनी हकायक के मुताबिक चलना पड़ता है, टू बी फेयर। नहीं, अगर ये आपके किसी के मुंह पे स्याही होगी तो कोई निशानदेही तो करेगा ना। निशानदेही करने वाले से रोकने की बजाय स्याही साफ कर ली जाए तो बेहतर ये है। मतलब खंडरात बता रहे हमारा तालीशान थी। देखें, किसी भी शख्स को चेक करने के लिए उसके पास इक़्तिदार का होना ज़रूरी है। बाला दावा तो बहुत करते हैं,
आपको याद है कि एक बंदर को जंगल का बादशाह बना दिया था। वो कोई बंदा गया हिरन, उसने कहा जंगल के बादशाह मेरे बच्चे को कोई उठा के ले गया है। लोगों ने कहा था जब तू आएगा अमन होगा, हर तरफ शफाफ इंसाफ होगा, दूध की नहरें बहेंगी, कोई किसी की हक तलफी नहीं करेगी। बंदर ने एक दरख्त से दूसरे दरख्त में छलांग लगाई, दूसरे तीसरे से चौथे, वो 50-60 चक्कर लगा रहे। हिरनी बेचारा मरने वाला हो गया कि मेरा बच्चा उधर भेड़िया ना खा जाए। उसने कहा देख मैं तेरे बच्चे को तो नहीं ला सकता, मेरी आड़ियां दाड़ियां देखी हैं। तो अब मैं खाली गुफ्तगू मैं आता हूं, लेट मी गेट, मुझे फहद को भी लेने दे, मैं भी आ रहा हूं आपके पास। फहद, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा यूटर्न लिया डेवलपमेंट से, ये बड़ी पुरानी स्टेटेड पोजीशन है, क्या ये इस बात को तकवीत मिलती है कि सीरियस इश्यूज हैं ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, जो नाराज़ ग्रुप की हम बात सुनते हैं और सब कुछ, और जो इलेक्शंस अब बिल्कुल सर पे आ गए हैं सेनेट के, और उससे पहले राइट बिफोर द इलेक्शंस ये अनाउंसमेंट देनी, क्या ये वाकई डेस्परेट मेजर है? क्यों इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा यू टर्न लिया? देखिए मेरा ख्याल है मालिक, यू टर्न जब शुरू में हुआ था तो वो खबर बनती थी, उसमें मैं और आप बात भी करते थे, शोर भी मचता था, उसकी छोटी छोटी हम क्लिप्स भी चलाते थे, मीम्स भी बनती थी, सारा कुछ होता था। लेकिन अब क्योंकि वो एक मामूल का जो है वो हिस्सा बन गया है, तो मेरा ख्याल है वो इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। ये यू टर्न को एक्सेप्ट कर लिया क्या है कि वो अब इतनी को बुरी बात नहीं। लेकिन इशू ये है कि पंजाब में इस टाइम प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, ये तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल है 1.5-2 साल हो गए हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये सुलग रहा था। वहाँ पे जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी, और उसकी एक बड़ी वजह थी, बल्कि 2 बड़ी वजूहत थी। एक वजह थी कि पंजाब के अंदर जिस तरह की लीडरशिप को खान साहब ने रखा, वो जाहिर बात है जो एक हल्के का सियासतदान है उसको चलाना, उसको कंट्रोल करना, उसको अपने साथ रखना, वो एक अलग साइंस है। वो काम करने में नाकाम, पहली बात। दूसरा प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे अगर आपने इस्लामाबाद से लाहौर को चलाना है तो आपको इस्लामाबाद में भी तो ऐसे लोग चाहिए जो लाहौर को चला सकें। यहाँ भी वो प्रॉब्लम था कि उस तरीके के इनके पास, खान साहब के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ऐसे लोग नहीं थे जो इस तरीके से पंजाब के सियासतदान को मैनेज कर सकें। जब से जहांगीर तरीन साहब टीम से बाहर हुए हैं, तो ये सारा काम जो JKT कर रहे थे, जब से वो गए तो वो जगह बिल्कुल खाली है। अच्छा, अभी तक ये प्रॉब्लम किसी को महसूस नहीं हो रहा था। अब ये पहला टेस्ट आया सेनेट इलेक्शंस का, जब सडनली इनको मालूम हुआ कि यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, इन लोगों को तो मैनेज करना था, इसको मैनेज कैसे करें। और ये प्रॉब्लम अब बढ़ेगा क्योंकि इसके बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस आने हैं। ये उस मीटिंग की ये इत्तला भी आई ना कि राजा रियाज ने उठाया मसला और प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस किया है कि जी आप ये 3-4 लोग हैं इनको डालें, इसमें जहांगीर तरीन को डालें, गवर्नर पंजाब को डालें, चौधरी इजाज को डालें, और 1-2 और लोग शाह महमूद को, और ये लोग सेनेट का सारा इशू डील करें। वो रिवाइवल की बातें तो शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, लेकिन देखें ना, अब ये तो अब फायर फाइटिंग है ना कि आग अब लग गई है, अब उसको बुलाओ, फायर इंजन को बुलाओ। प्रॉब्लम ये है कि ये एक इशू है कि इस गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, कंस्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट है, लोगों के MNAs MPs के रोजाना के हजारों काम होते हैं, वो काम करवाने, उनको नाराजगी से रोकना, उनकी जो ईगोज हैं उनको मसाज करना, ये एक बड़ा निटिक पॉलिटिकल मशीन को डू यू थिंक ये जो मेजर हुआ है ये इस चीज़ को साबित करता है कि जो बार बार मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये ग्रुप है, नाराज अरकान है और उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्या प्राइम मिनिस्टर ने आज एक कदम पीछे उठाया, बैकफुट आया, कॉम्प्रोमाइज़ किया उस प्रेशर के आगे? देखिए मेरे ख्याल में उन्होंने एक वो रियलिटी जिसको शायद वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे और जिसको शायद वो पहले मानने को तैयार नहीं थे, जिस तरह आपने कहा कि रियलिटी जो है जब लगती है रियलिटी बाइट्स, तो ये वो रियलिटी बाइट कर रही है। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ये समझते थे कि ये वो इस्लामाबाद से बैठ के तमाम पॉलिटिकल मशीनरी को चला लेंगे। ये मेरे ख्याल में उनको अब एहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं है और ये खतरे की घंटियां बज रही। काशिफ, ये पहला यू टर्न नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन परेशानी आप पर है। ये बड़ी असल परेशानी मालिक साहब आप पे होनी चाहिए कि आप एक और यू टर्न के ऊपर खबर बना के प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, इसलिए कि आज भी प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ की, नहीं इसके बड़े इंपैक्ट्स हैं, बिकॉज़ ये बड़ी, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं निकलता। क्या होता है आपको पता? एक्सक्यूज नहीं निकलता। आपको पता है लीडर क्या होता है? अब आप प्राइम मिनिस्टर को कोट करेंगे जो उन्होंने कहा कि बताया लीडर का तुरंत इम्तियाज होता क्या है। हाँ बताए जरा। यू टर्न, अगर हिटलर यू टर्न ले लेता तो क्या होता? सही बात, वो वर्ल्ड वॉर जीत जाता। अब वो वर्ल्ड वॉर के साथ कंपेयर कर रहे हैं आप, आगे 50 करोड़ के MNAs के पीछे पड़े हैं।
को खुदा का खौफ करे, कुछ तो भी शर्म नहीं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन मेरा सवाल ये है, डज इट प्रूव जो पहली बातें थी कि नाराज ग्रुप हैं और ये उनको नहीं संभाल पा रहे, और जो ओपन वोट भी हो रहा है इसलिए हो रहा है कि अपोजिशन के बजाय फिक्र ये है कि हमारे बंदे ना नाराज हमारे खिलाफ वोट दे दें, तो क्या लॉलीपॉप दिया गया उनको? देखिए, मैं फाद साहब की बात से आगे चले, एक जहांगीर तरीन होता था जो इस तरह की पॉलिटिकल मैनेजमेंट करता था इमरान खान साहब के लिए। जो बंदा नाराज़ होना, तरीन साहब ने पहुंच जाना, कोई ग्रुप नाराज़ होना, कोई अख्तर मेंगल साहब नाराज़ थे, कौन जाता था? जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन के अलावा वो बात किसकी सुनते और मानते हैं पॉलिटिकली, इतना वेट किस सियासतदान का है तहरीक इंसाफ में? मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। उन्होंने वज़ीर आला की बहुत तारीफ की है, उन्होंने कहा बातें कम करता है, काम बहुत करता है। चलो वो भी पता लग जाएगा, वो भी तो इलेक्शन आते, वो भी सारा जितने ट्रांसफर वज़ीर आला ने किया, आपके किसी वज़ीर आला याद है किसी ने और ने किए हो? वो आप 4 चीफ सेक्रेटरी, 6 आईजी, 9 बारी अकेले नहीं करते, इनमें से अक्सरियत ट्रांसफर इस्लामाबाद में हुए। देखें, एक बात याद रखिए, किसी भी गवर्नमेंट के 2 स्टैंड होते हैं जिस पर उसने काम करना। एक होता है गवर्नेंस का, एक होता है सियासत का। एक पॉलिटिक्स हैंडल करनी है, गवर्नेंस करनी है। इस हुकूमत का मसला ये, ना इसको गवर्नेंस आती है, ना ये पॉलिटिक्स हैंडल कर सकते हैं। अब जिसको आप बात करें, देयर इज अ ग्रुप, 20 बंदों का ग्रुप पंजाब में है जो सेनेट की सीट मांग रहा है पीटीआई का। कहता है एक सेनेटर की सीट हमें दो अगर हमारा वोट चाहिए, वरना हम आज़ाद हैं, या आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करेंगे और किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ डील करेंगे, नून के साथ या किसी के साथ, कि आप हमारे साथ मिल जाएं। एक सेनेटर उनका निकलेगा, एक सेनेटर इनका निकल आएगा, और वो अलग ऐलान आप बाहर आके बातें कर रहे हैं। लोग खुश नहीं है, क्यों इकट्ठा रखना पड़ रहा है? देखिए, जब लोगों को ये पता हो ना कि अगला इलेक्शन इसी पार्टी का है और हम इधर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कुछ और चीज़ होती है। यहाँ सब MNAs और MPs हल्के में जाते हैं, देखकर सोच रहे हैं कि जिधर जाते हैं गालियाँ पड़ती। अगला इलेक्शन इस पार्टी से तो बड़ा मुश्किल है, जीतना अगर मुश्किल है तो लड़ना भी बहुत मुश्किल है। अगर इस पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो फिर वो अपनी ब्लैकमेलिंग पे आते हैं कि हम इससे, अभी वक्त है इनकी हुकूमत का, क्या कुछ निकाल सकते हैं। कोई सेनेट की सीटें निकालता है, कोई सड़कें निकालता है, कोई डेवलपमेंट फंड्स निकालता है। इमरान खान साहब को केविन क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज उसको पता है कि सब अच्छा नहीं है इनकी पंजाब गवर्नमेंट में। और चेंज क्यों नहीं करते पंजाब गवर्नमेंट में? मरकजी हुकूमत में भी सब अच्छा नहीं है, वो क्यों नहीं करते? इसका जवाब तो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर, ये तो भट्टी साहब ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं। मैं भी पिछले वीकेंड पे भट्टी साहब के साथ मौजूद था, तो उन्होंने मुझे बहुत सी बातें समझाई। भट्टी साहब, पंजाब गवर्नमेंट में क्यों चेंज नहीं आती? क्या चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं चेंज होते? तो प्राइम मिनिस्टर तो आज भी बहुत तारीफ की है। आज वो इमरान खान खासे गुस्से में लग रहे थे, दलाइल की बात बजाय जज्बाती थे। उन्होंने बुज़दार साहब की आज तारीफ जानबूझ के की और काफ़ी अरसे बाद की है, क्योंकि पिछले दिनों काशिफ बासी साहब के एक दोस्त की इस्लामाबाद क्लब में किसी से मुलाकात हुई थी, ये आज उसका जवाब दिया। ये मैं आपको इतने यकीन से कह रहा हूं जितना आप मेरे सामने इस तस्वीर में, ये उसका जवाब दिया है। उसके बाद आज मेरी जनूबी पंजाब के 4 MPओ से बात हुई है। उन्होंने कहा जी हमें लारा दिया गया कि जनूबी पंजाब सूबा बनेगा, जनूबी पंजाब से जिसको लगाया गया उसकी चाबी इस्लामाबाद में है, वो हमारे काम ही नहीं होते। जो सेनेटर हम पर मुसल्लत करने का कहा जा रहा है उनमें से किसी एक का जनूबी पंजाब से दूर तक कोई लिंक नहीं। हमें गाय भैंसे या मज़ारा समझ लिया गया है। ये मैं 4 की बात कर रहा हूं। आज जब जोशे खताबत में मेरे वजीर आजम साहब डाकू चोर फराडी ये कह रहे थे गो के मादी में करप्शन यकीनन इससे ज़्यादा हुई है, मुझे इस बात पे इख्तलाफ नहीं है, वही नाराज ने उन्होंने कहा जनाब ज़्यादा बात है तो हम रिज़ाइन दे देंगे। कल इमरान खान साहब का एक करीबी आदमी उन लोगों से मिला, उन्होंने कहा जी आपसे आपको इख्तलाफत क्या है? उन्होंने कहा जी आप एक वादा बता दें जो आपने हमसे पूरा किया हो जब हमें PTI में अवाम ने ज़बरदस्ती भेजा था। हमारी अवाम जिसने हमें ज़बरदस्ती आपके पास भेजा था, अब उनके मोबाइल बंद आते हैं, हम हल्के की अवाम के पास जाते हैं वो डंडे उठा लेते हैं, वो हम जाए तो जाए कहाँ? ये मैं बता रहा हूँ जो वज़ीर आज़म साहब ने स्पेशली बंदा भेजा, उन्होंने कहा जी किस बेस पे आप बात कर रहे हैं, आपकी अथॉरिटी है? तो बड़ी साहब मोबाइल क्यों बंद आ रहे हैं? चलती है मोबाइल क्यों बंद आ रहे हैं? किसके आ रहे हैं पूछो ना, क्यों आ रहे हैं, क्यों बंद आ रहे हैं और किसके आ रहे हैं बंद मोबाइल? देखिए मोबाइल तो उसी वक्त बंद हो गए थे, कुछ इधर से उधर हुए, उधर से इधर हुए, वो मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा। आगे 2-3 दिन से एक इशू हुआ है, तो मैं फ़कीर आदमी हूँ, ना मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, ना मैं डॉन का एडिटर हूँ, ना मैं काशिफ बासी हूँ, ना मैं मालिक हूँ, मैं छोटा सा रिपोर्टर हूँ। मेरी एक गुजारिश है
कि वो सख्त नाराज है, नाला है, आज भी उनका विजिट कोई काम नहीं कर सका। उनके साथ जो लोग थे, जो पीटीआई के थे, साफी थे, वो कह रहे थे वजीर आजम बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो ऐसे लग रहा था कि बात कुछ कहना चाह रहे हैं, कह कुछ दे रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्हें कोई इस्लामाबाद की मुलाकात का गुस्सा है, मेरा ख्याल है। लेकिन जो मेरी इतला है कि लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, सख्त नाराज़। और ये पीटीआई नून लीग में भी कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। मरियम के सेनेटर का ग्रुप अलग है, शहबाज शरीफ साहब का अलग है। ये मैं आपको 100% यकीन से कहता हूँ। बदकिस्मती ये है हमारी इस जमहूरी मुल्क में सियासी जमातों में जमहूरियत है ही नहीं, फास्ट डिक्टेटरशिप। फहद, ये आपने जो बात की, टिकट दे रहे हैं आपने अपोजिशन की बात की। फहद, चले थोड़ा सा अपोजिशन की बात हो जाए। यू टर्न्स की बात हो रही है, अपोजिशन के मैसिव यू टर्न्स आए। पहले जनाब इलेक्शन दिसंबर तक इलेक्शन, वो रेजिग्नेशन आ जाएंगे, जनवरी के पहले हफ्ते में लॉन्ग मार्च होगी, कोई इलेक्शन नहीं होगा, बाय इलेक्शन हम नहीं कराएंगे, 400 सीटें खाली कर देंगे। तो बिलावल ने मेरी इत्तला के मुताबिक मरियम को कहा कि अगर आप खाली रिज़ाइन भी करवा देंगी तो जो रिज़ाइन करेगा उसका भाई लड़ेगा, कोई वैक्यूम नहीं छोड़ेगा, तो इस पर मत जाएं। और काफ़ी उस पर बातें हुई। अल्टीमेटली इलेक्शन भी हो रहे हैं। सडनली अपोजिशन को पता लग रहा है कि गैप नहीं हमने करना। कुछ दिन पहले हमने एक प्रोग्राम में एक बात की और मैंने ये बताया कि प्लान कर लिया है गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाने का। पहले वो सुन ले क्या बात हुई है, देन आई विल कम टू यू। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जल्दी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, सेनेट इलेक्शंस के बाद करवाने का फैसला हुआ। पहला मरहला है इंतखाबात का, वो सेनेट के इलेक्शंस के तकरीबन फ़ौरन बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी अब हमारा तहरीक इंसाफ लेके आ रही है, बिल्कुल एक नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। तो जो पावर है वो नीचे तक जाएगा, डिवॉल्व करे। इसी साल जब इलेक्शन होंगे तो आप ये देखेंगे कि जो ज़्यादातर लोगों के मसले मसाइल हैं वो उनके घरों में हल होंगे। मैंने सवाल किया था फवाद चौधरी से, तो उन्होंने उसमें जवाब में कहा कि इलेक्शन के 3-4 हफ्तों के अंदर हम स्केड्यूल अनाउंस कर देंगे और फिर इलेक्शंस होंगे। आई प्राइम मिनिस्टर्स को रिकन्फर्म कर दिया हमारी खबर को कि अब इलेक्शंस होंगे। तो मुसद्दिक भी थे मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि जी इसमें कोई अमेंडमेंट्स चाहिए लॉज के अंदर। तो उस पर फेडरल मिनिस्टर ने कहा कि वो तो हमारी मेजॉरिटी है पंजाब गवर्नमेंट में, हम एक दिन में कर लेंगे, सो दैट इज़ नॉट एन इशू। अब जब इलेक्शंस आए हैं, पीडीएम वाले उन इलेक्शंस के पीछे लग गए। मार्च तक तो वैसे ही इन्होंने खुद ही छुट्टी दे दी गवर्नमेंट को। अब अगर स्केड्यूल अनाउंस हो जाता है लोकल गवर्नमेंट का, तो हमने देखा, हम सारे इलेक्शंस कवर करते रहे, हम तीनों इस पॉलिटिक्स को, हमने देखा कि लोकल गवर्नमेंट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। लोग नेशनल असेंबली की सियासत छोड़ देते हैं, प्रोविंशियल की छोड़ देते हैं, लोकल गवर्नमेंट पे वो धड़ेबाजियाँ ख़त्म नहीं होती। और अगर ये स्केड्यूल आ जाता है तो क्या इसका मतलब है कि अब ख़त्म है पीडीएम की वो लॉन्ग मार्च और वो थिंग, बिकॉज लोगों ने लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन तो नहीं छोड़ना। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में पीडीएम का मामला जो है वो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हमारे सीसी कहती है कि रेजिग्नेशन जो है वो अच्छी चॉइस नहीं है। मेरे ख्याल में उस दिन ये मामला सारा तय हो गया था, खत्म हो गया था। पीडीएम का जो तमाम तर जो प्लान है वो चौपट हो गए थे। अब क्योंकि वो सारा कुछ कह चुके हैं कि जी हमने करना है और हमने इस तरीके से लॉन्ग मार्च भी करनी है, तो शायद वो अपनी जैसे कहते हैं कि रेटरिक जो है उसके यरगमाल बन गए हैं, तो शायद वो कर तो लें, यानी कि लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई जलसा कर लें, कोई कार्रवाई कर लें। लेकिन मालिक मेरा ख्याल है वो तमाम तर मामला के जी हम रिजाइन कर देंगे, सिस्टम गिरा देंगे, वो खत्म है। मेरा ख्याल है पीडीएम में भी और अपोजिशन की जमातों को ये बड़ी अच्छी तरीके से अंदाजा हो चुका है कि अब जो भी कुछ करना है वो 2023 में होना है। और जो कुछ उन्होंने पीडीएम को अगर अलाइव रखना है, उसे सरवाइव कराना है, तो वो उसको एक तरीके से को इलेक्शन अलायंस में जोड़ लें या उसके जरिए वो कुछ तनकीद का जो एक लेवल है उसको बढ़ाते रहें। उससे आगे अब मुझे लगता है कि कोई और इशू नहीं है। ये लोकल बॉडी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इसी तरीके से तमाम लोग इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। गेम अब तो 2023 की है कि उसमें पीडीएम जो है वो क्या स्ट्रैटेजी, क्या हिकमत अमली अपनाती है, इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट से हेड ऑन रखती है या आहिस्ता आहिस्ता वो वहां पे कुछ मामलात को ठीक करके और टोटल फोकस जो है वो पीटीआई की तरफ करती है। मेरे ख्याल है अब बड़ा अगर सवाल रह गया तो वो यही है। काशिफ, क्या ये मास्टर स्ट्रोक थी कि लोकल गवर्नमेंट ले आओ, और क्या पीडीएम अब सिर्फ बयानबाजी, टेलीविजन टॉक शोज इस हद तक रह गई है, प्रैक्टिकली एज अ थ्रेट खत्म हो गई है?
थ्रेट तो खत्म हो गई। पीडीएम का अगर जो सियासी जमातों से अब आप बात करें ना, जो बड़ी दो तीन लोग हैं वो उनको मैटर तो तीन ही करते हैं ना, जेयूआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन। मैटर तो जेयूआई भी नहीं करती, लेकिन जेयूआई मैटर करती है अपने नंबर्स की वजह से, क्योंकि लोग वो ला सकते हैं, पावर नंबर से भी ज्यादा लोग वो ला सकते हैं। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी लोग नहीं ला सकते किसी धरने, किसी लॉन्ग मार्च के लिए, किसी जलसे जुलूस के लिए। तो पीडीएम की सियासत में बहुत बड़ा डेंट जो है वो पीपल्स पार्टी ने डाल दिया, ये कोई शक नहीं। लेकिन अगर आपका इलेक्शन मास्टर स्ट्रोक है, मैं इसको मास्टर स्ट्रोक नहीं समझता। इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले अपनी पार्टी से मशवरा किया था कि क्या हमें इलेक्शंस करने चाहिए लोकल बॉडी। उन्होंने कहा जी बहुत बुरी तरह आ रही अगर आप इलेक्शन, लेकिन आप ये फेजेस में कर रहे हैं। देखिए फेजेस में आप एक फेज अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो अगला आप कंट्रोल कर लेंगे। 15-20 हल्कों का या पहली फेज में वो जीत जाएंगे, तो फिर ये अगर उनको किसी ने ये गारंटी दी है तो अच्छी बात है। अनलेस ये नॉन पार्टी इलेक्शंस की तर्ज पे कोई बात ये कर रहे हैं ना, विलेज काउंसिल स्ट्रक्चरल चेंजेस करके कर रहे हैं। लेकिन वो उसमें देखिए विलेज काउंसिल तो लाहौर में तो नहीं होगी ना, वो पिंडी में तो नहीं आएगी, वो तो बाय विलेजेस में होगा। तो वो किस तरह जीतेंगे? मेरे लिए तो बड़ा सवाल यही है कि अगर पहली फेज भी करेंगे तो आपका क्या ख्याल है? पहली फेज जीत जाएंगे तो दूसरा कराएंगे? नहीं सर, पहली फेज होगी, अगर उसी में मसला खराब हो गया तो वो तो खुद ही पीटीआई के खिलाफ एक चार्जशीट बन जाएगी कि सर ये आपकी मकबूलियत है, आप इलेक्शन लोकल बॉडी का तो जीत ही सकती है, जो कि हर सिटिंग गवर्नमेंट लोकल बॉडी इलेक्शन जीत जाती होती है। सो मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए कोई इतना मास्टर स्ट्रोक नहीं है, एक मजबूरी है। कुछ वादे किए हुए थे, दूसरा सुप्रीम कोर्ट अब बाहर आ गई है, तो इस वजह से इनको ये इलेक्शंस करवाने पड़ रहे हैं। करवा तो देंगे, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा उसकी बुनियाद पे पीटीआई की अगली फ्यूचर पॉलिटिक्स डिटरमिन होगी। भट्टी साहब, ये दो जो काशिफ की बात समझे तो वो कह रहे हैं दो धारी तलवार है जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं। एक तरफ तो बिल्कुल रही सही कसर स्टीम पूरी कर देगी, निकाल देगी पीडीएम के गुब्बारे से, लेकिन दूसरी तरफ खतरा भी है। इलेक्शन ही होता है। क्या आपके नज़दीक ये खतरनाक मूव है, और क्या गवर्नमेंट सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक रहेगी या एक्चुअली फेजेस में करवा भी लेगी इलेक्शन? मेरी इतला के मुताबिक 3 सर्वे कराए गए मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तीनों में आया कि पंजाब में पीटीआई साफ हो जाएगी, साफ हो जाएगी, साफ हो जाएगी, ये गलती ना करना। जब उन्होंने अपने क्लोज सर्किट से मीटिंग की, उन्होंने भी कहा खुदा का वास्ता है इस हालत में अगर हम आवाम के पास गए वोट तो क्या अंडे भी नहीं पड़ेंगे। इलेक्शन अब बल्दियाती इलेक्शन का शोशा छोड़ा है, इन्होंने नहीं छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने जो डांटा है उस पर इन्हें याद आया कि एक बल्दियाती निज़ाम भी था जिसका हम दावा करते थे कि ग्रॉस रूट पे जाएंगे। पीडीएम की जो बात कर रहे हैं, पीडीएम पहले दिन ही तबाह हो चुकी थी, उससे पहले जरदारी साहब का सौदा हो चुका था। आप मुझसे ज्यादा साहिब इल्म हैं तीनों, अरबों खरबों रुपए के बेनामी अकाउंट, कभी पापड़ वाले के, कभी जलेबी वाले के, सारे अचानक आहिस्ता आहिस्ता गुम हो गए, तलाशे गुमशुदा हो गए। पीपल्स पार्टी गंगा नहा गई। किसी एक बंदे की एपीसी के बाद गिरफ्तारी का नाम बता दे पीपल्स पार्टी के, मैं आप तीनों को ना उस्ताद मान लूंगा, किसी एक। उसके बाद अगर वारंट निकले, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसफ, मीर मकाम और नून लीग के सारे। पीपल्स पार्टी तो पहले डील में थी। पीपल्स पार्टी इस पीडीएम में रहेगी, एंड तक रहेगी, और वो बदला लेंगे। जो आसफ अली जरदारी ने कहा था तुम 3 साल के लिए आते हो, हम सारी उम्र पे हैं, तो अगले दिन उस वक्त के वजीर आजम मुजरम नवाज शरीफ जो इस वक्त लंदन में सैर के लिए नहीं भागे हुए हैं, उन्होंने उनके साथ अपना खाना मनसूख कर दिया था। क्या 12 साल की जरदारी कैद भूल जाएंगे? क्या जुबान काटने से पहले उनके साथ क्या सलूक करने लगा था जो टीवी पे नहीं मैं बता सकता। राना मकबूल जिंदा है, उनसे पूछ ले। और ये बातें बड़ी कड़वी हैं। पीडीएम सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान जाती अनाज पर है। मरियम अपनी पार्टी को हाईजैक करना चाहती हैं। उन्हें पता है कि मेरे वालिद की एक ही ख्वाहिश है कि उनकी ज़िंदगी में मैं पार्टी की सरबराह बन जाऊँ। अब उस गुब्बारे में हवा निकल चुकी है। पहले रिज़ाइन इमरान खान का मांगा था, फिर कहा हम खुद रिज़ाइन देंगे, फिर धरने से भागे। कौन सी बात से उन्होंने, हम इमरान खान साहब तो कहते हैं उन्होंने 1001 यू टर्न लिए, पर 4 दिन पहले शहबाज साहब को एक बंदा जेल में मिल के आया है, उसने कहा मैंने अच्छे खासे हालात ठीक किए थे, मरियम मरवाएगी, इन्हें अपने बाप को भी नहीं किसी काबिल छोड़ा और मुझे भी। ये तो कड़वे सच है। पीडीएम इमरान खान के लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो अवाम ने इस कमजोर हुकूमत को जोड़ा हुआ 4 वोटों से, वो इनको अगले 40 साल भी ले आएगी। अदरवाइज अगर इलेक्शन, मालिक साहब ये नोट कर ले, अगर इलेक्शन हुए,
इलेक्शन वो होता है जो अवाम की मर्जी से वोट डाला जाए और अवाम की वोट का डाला हुआ वोट रिजल्ट आए, तो आप इसका अंजाम दें। काशिफ कुछ ऐड करना चाहिए। आपने तो भट्टी साहब, आप तीनों ने ज्यादा इलेक्शन कवर किए हैं, आप तीनों ने ज्यादा, मैंने मस्जिदों के बाहर से जूते नहीं उठाए, मैंने भी इलेक्शन कवर की है। अपनी गाली नहीं सिखा ये जा ही नहीं सकती। जी जी काशिफ, दो चीजें पीपल्स पार्टी का जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं ना, नहीं जाएंगे, मैं इनसे एग्री करता हूं, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड पंजाब में जिसमें तकरीरें करने का मौका बिलावल साहब को मिले, वो अपना क्राउड पे तो कर नहीं सकते। तो ये जो मौका पीपल्स पार्टी को अपनी कैंपेन करने का मिला, और जो लॉन्ग मार्च की बात है, ये जीटी रोड से हो सकता है इस इलेक्शन से पहले, ये जो बलदियाती इलेक्शन होगा उससे पहले जीटी रोड से आए, ताकि दोबारा इस बलदियाती इलेक्शन के लिए भी और पीपल्स पार्टी को जो ऑडियंस मिल रही है, पीपल्स पार्टी को पंजाब में ऑडियंस अपने तौर पर नहीं मिल सकती। दूसरा, मुझे भी किसी ने ये कहा मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने कहा अब मियाँ साहब का भी शायद आहिस्ता आहिस्ता बदल गया कि हमें सिर्फ अगर 2023 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर मिल जाए, इस पर भी मामला PMLN तय कर लेगी। सबको नज़र आ रहा है कि अब जिसने पहले डील कर ली उसको डील मिल जाएगी। सारे कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तो आप दोनों फाद की उस बात से एग्री कर रहे हो कि सबके बेसिकली बैक ऑफ द माइंड 2023 तक मेंटली सारे तैयार हो गए, ऐसे ही लग रहा है। फाद, टेल मी वन थिंग, मुझे एक बड़े जी फाद, एक देखिए, ये जिस तरह काशिफ बात कर रहे थे और भट्टी साहब बिल्कुल ये दुरुस्त कह रहे हैं, ये जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें एक और बहुत बड़ा इशू आ रहा है। जो आपने कहा था ना कि मास्टर स्ट्रोक है, और काशिफ ने कहा कि मास्टर स्ट्रोक नहीं है, मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त है कि इनको मजबूरन करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें जो सियासी तौर पर जो ज्यादा तेज लोग हैं PTI में, वो ये जानते हैं कि लोकल बॉडीज इलेक्शंस के अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क है। देखिए, गेम सारी पंजाब की है, और 2023 में भी जिसने जीतना है वो पंजाब जो है वो मेन बैटलफील्ड है। इस वक्त पंजाब में जो टिकट है 2023 के लिए, सबसे ज्यादा जो जिसकी वैल्यू है वो PMLN की है, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो PMLN का बन सकता है। अभी तक अगर लोकल बॉडी इलेक्शन में PMLN को एक वाजे बर्तरी हासिल हुई और फतह हुई, तो ये जो एक तासुर बन रहा है, एक हवा है कि जी टिकट अगर है तो नून का है, वो पक्का हो जाएगा। उसके लोकल बॉडीज के बाद जनरल इलेक्शन में 1.5-2 साल का टाइम रह जाएगा। तो ये एक वाकई में PTI के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। मुझे नहीं मालूम कि कैसे मैनेज, लेकिन फाद अभी हमें स्ट्रक्चर नहीं पता। उन्होंने कहा कि हम ढांचे में आप मनूवरेबिलिटी कर सकते हैं। अच्छा मालिक साहब, जी मालिक साहब, गुस्ताखी माफ, मैं फहद साहब से इख्तलाफ राय की गुस्ताखी कर रहा हूं, ये PTI के लिए रिस्क नहीं है, मैं माफी चाहता हूं। ये तो इलेक्शन किसी और ने लड़ना है, तो जो लड़ना है वो करा लेंगे। मैंने तो कहा था अगर इलेक्शन हुआ, मैं आपका वोट आपकी मर्जी से दूसरा फाद मेरा इसमें एक और भी एंगल है। मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूं कि इलेक्शन अनाउंस करना, स्केड्यूल्स देना, फिर उसमें लीगल चीजें भी काफी हैं, और इस मामले को लटकाने का मार्जिन तो गवर्नमेंट के पास बहुत है। अगर ये इलेक्शन अनाउंस भी करते हैं, स्केड्यूल भी दे दें, एक फेज का या 2 फेजेस का, तो वो जो PDM की रईसी कसर है वो तो खत्म हो जाएगी ना, बिकॉज लोगों की प्रायोरिटी तो सीधी इस तरफ आ जाएगी। मैं तो वो बात कर, लेकिन एक बात मैं और करना चाह रहा हूँ। भट्टी साहब ने ये बात की कि जी डील्स होगी सब कुछ। इस्लामाबाद में मुझे एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी ने कुछ दिन पहले कहा कि जी पीपल्स पार्टी की एक बहुत की डिमांड ये थी, और ये कि उनकी लीडरशिप को पता है कि ये केसेस खत्म नहीं होने, तो उन्होंने कहा कि रेफरेंसेस हमारे सारे कराची चले जाए। यही डील, मैं किसी PMLN वाले से 2 दिन कल मैंने फोन में कहा जी यही होने वाला है, केसेस कराची जाने, तो उन्होंने कहा जी रेफरेंसेस हमारे कराची चले जाए। तो मैंने उनको कहा यार आप खुदा ना खास्ता क्या आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटिशन लगी हुई है ट्रांसफर्स पे। उन्होंने कहा नहीं, आप ये देखें कि अदालत के पास बड़ा 2 चीज़ों पे अदालत कॉन्सेंट्रेट करती है, एक दलील पे और दूसरा आर्गूमेंट कैसे करते हैं वकील। तो दलील तो बड़ी अच्छी है, सारा कुछ कराची में है, मुलजम भी वहाँ है, प्लेस ऑफ क्राइम भी वहाँ है, तो इस्लामाबाद में क्यों हो। और अगर वकील मुकदमा भी ऐसे लड़ें तो फिर अदालत के पास ऑप्शन ही नहीं होगा सिवाय इसके कि ये फैसला कर दे। तो अगर ये रेफरेंसेस वापस चले जाते हैं कराची सारे, तो क्या फिर ये हम समझें कि ये जो भट्टी साहब ने बात की ये मुख्तारिया। देखिए, बात दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से अपनी सियासत की है, उन्होंने सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने लिए मैक्सिमम एडवांटेज हासिल करने की कोशिश की, और बहुत हद तक उन्होंने अपनी प्लेसिंग जो है वो ठीक कर ली है मिडिल में। मसला अब एक्चुअली पीपल्स पार्टी से ज्यादा PMLN का है। JUI का हमें पता है कि उनका एक सर्टन एक स्टेक है, उससे बयान उनका नहीं है।
कहानी सारी पीपल्स PMLN की है, पंजाब की है और PTI का पंजाब में फ्यूचर है इसके गिर्द जो है अगले 1.5-2 साल गेम घूमनी है। और सवाल ये पैदा होता है कि इस 2 साल या 2.25 साल में PMLN क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। अगर वो वही स्ट्रेटजी के ऊपर जो है वो डटे रहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पे चढ़ दौड़ना है, तो फिर हमें ये क्लियरली इंडिकेट होगा कि वो एक लॉन्ग टर्म गेम खेलने का सोच रहे हैं। लेकिन अगर वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जो है वो शहबाज शरीफ साहब के डायरेक्शन में आना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनाब 2023 में जिस तरह काशिफ कह रहे थे कि हमें एक और कुछ नहीं तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि अब उनका डायरेक्शन जो है वो 2023 है और PDM का जो मेन थ्रस्ट था वो उस गलती से वो अब सीख रहे हैं। मेरे ख्याल में की चीज के मुझे सीखने से बात हो रही है, क्विक जवाब चाहिए, फिर मैंने ब्रेक लेना है। जब शुरू किया नवाज शरीफ साहब ने और फिर फजलुर रहमान ने और बाकियों ने, मौलाना ने, जब इन्होंने टारगेट किया आर्मी चीफ को, DGI को, तो पॉलिटिक्स के इनका ख्याल ये था जब इन लोगों से बात करते थे कि हम इतना प्रेशर जनरेट कर देंगे इंस्टीट्यूशन के अंदर कि ये लोगों को मजबूरन हो के अलहदा होना पड़ेगा। अब लगता ये है कि जो उन्होंने वो प्रेशर क्रिएट किया उसने ज़्यादा रैली अराउंड किया इंस्टीट्यूशन को भी अपनी लीडरशिप के गिर्द, और गवर्नमेंट और पिंडी इस्लामाबाद में और कुर्बत लाए, और इनका टोटल जो एक्सट्रीम प्रेशर था वो बैकफायर कर गया। क्या ऐसे ही हुआ आपके ख्याल में? देखिए मेरे ख्याल में बिल्कुल जो अभी तक इंडिकेशन आ रही है, जो हमें सुनने को मिल रहा है, जो हम जज कर सकते हैं, उसमें ऐसा ही है कि अगर वो PMLN ये समझ रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट में और PTI में बहुत डिस्टेंस हो जाएगा और वो प्रेशर में आ जाएंगे, कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं है कि ऐसा हुआ हो। और ये बात भी दुरुस्त है कि अब उस स्ट्रैटेजी के नतीजे में इस वक्त लगता यूं है कि एस्टैब्लिशमेंट और PTI जो है वो और ज्यादा करीब हो गए हैं, तो वो उसका वो रिजल्ट नहीं निकला जो शायद PMLN जो है वो जिसका। वेरी क्विकली अभी तक ब्रेक। लॉन्ग टर्म पॉलिसी की अफाद साहब बात कर रहे थे कि पता लग जाएगा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी किस PMLN की बात कर रहे हैं। यही वाली PMLN है जो ये लाहौर में मरीम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में जो लंदन बैठे मियाँ साहब, जिस दिन इलेक्शन से लेकर आज तक फ़ोन अगर खामोश हुए किसी के तो किसी डील के तहत हुए, बाहर निकले तो किसी डील के तहत निकले, पाकिस्तान छोड़ के गए तो डील के तहत छोड़ के गए। जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ रहे थे, लाहौर पड़ाव किया, मियाँ साहब को कहा मिलन आना, जवाब ही नहीं दिया। उसी दिन पीपल्स पार्टी वालों से मुलाकात कर दी। मौलाना सर ये सारा पॉलिटिकल बेनिफिट्स का गेम है। वो जब उनको किसी एक चीज़ में बेनिफिट नज़र आता है, नज़रिए का नारा मार के, वो नज़रिए के नारा मार के बेनिफिट ले लेते हैं। जब उनको लड़ाई नज़र आती है वो लड़ाई के लड़ लेते हैं। और पीपल्स पार्टी वालों को ये कहा, मियाँ साहब ने, मुझे किसी पीपल्स पार्टी वाले ने बताया, उन्होंने कहा जब हमने कहा जी पार्टी से मशवरा कर लो, उन्होंने कहा जब मैं बाहर जाता हूँ सारे मनु छड़ के चले जाते, मैं गेम बना के वापस आना, सारे वापस आ जाए, मुझे इनसे मशवरा करने की क्या ज़रूरत। सो दिस इज़ बीइंग लेड बाय मियाँ साहब। उस वक्त की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इस वक्त बेहतर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, उसमें नजरिया होगा तो नजरिए के पीछे आ जाएंगे। अगर फौज के खिलाफ अगर बयानबाजी करनी है फौज के खिलाफ, और जहाँ डील करनी है वो डील कर लेंगे। चल यहाँ पे एक ब्रेक लो, ब्रेक के बाद आके जरा बात करेंगे कि जस्टिस अजमत सईद क्यों मुसर हैं इस बात पे कि वो एक कमेटी चलाएं, ये ब्रॉडशीट वाली। और शायद पहली दफ़ा ये हुआ है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद अपने एक फॉर्मर DGI के बारे में कहा है कि वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। ये बात कहाँ जाके रुकेगी? स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। बातें तो बहुत सी हैं लेकिन एक इशू चल रहा है काशिफ बड़े दिनों से। जस्टिस अजमत सईद क्यों बज़िद हैं, इन पे कंट्रोवर्सी भी है, सब कुछ है। 2-3 आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कल इनको कहा है कि आप ना बने। ठीक है, बार काउंसिल की पॉलिटिक्स अपनी जगह, वो भी पार्टी वाइज पॉलिटिक्स में स्प्लिट हैं। जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं वो हर कदम को चैलेंज कर देते हैं कानून बार काउंसिल की प्रेस रिलीज वो छोड़ दें। अगर कहा जाए वो, मुझे तो नून लीग की प्रेस रिलीज लग रही थी, वो इसलिए वो मैं उनको छोड़े। लेकिन अगर वो जिस रोल पे हैं क्यों बज़िद हैं, वो खुद क्यों नहीं अनाउंस कर देते? कंट्रोवर्शियल तो है ना, उस वक्त थे डिप्टी चेयरमैन, वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल एंड एवरीथिंग, एज ए विटनेस उनको तो होना चाहिए। देखिए इसमें हुकूमत और शेख अजमत सईद शेख साहब जस्टिस रिटायर्ड दोनों, देखिए अगर आपने कोई इंक्वायरी करनी है, अगर वो क्रेडिबल ही नहीं होगी तो उसका फ़ायदा क्या है? आप इंक्वायरी की रिपोर्ट ले आए और कोई मानने से इनकार कर दे, क्या फ़ायदा होगा? आप नारे मारे होंगे, हमने साबित कर दिया, वो कहेंगे जनाब हम तो पहले कहते थे कि बायस्ड हैं।
तो उस रिपोर्ट की बड़े जजेस हैं, बहुत जजेस हैं। पाकिस्तान भरा पड़ा ऐसे लोगों से जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑनेस्ट इंक्वायरी कर सकते हैं। देखिए मैंने कल भी एक हम प्रोग्राम में करते थे, मैंने मिसाल दी थी कि इमरान खान साहब जब धरना लेकर आए और फिर उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने एक इंक्वायरी की, इलेक्शन को चेक किया, जो भी रिपोर्ट आई उनकी, लोग डिसएग्री तो किया, किसी ने ये नहीं कहा मन से इनकार कर दूंगा, बायस्ड है, सारे मिले हुए हैं किसी और के साथ, यहाँ पर ये होगा। लेकिन क्यों हो रहा है, देखिए क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, तो शेख साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, हुकूमत की तो बात समझ में आती है। लेकिन मुझे जो लगता है कि देखें, अगर आप मुझसे बंदूक यहाँ रख के पूछें वाह कि जब फैसला दिया इस बेंच ने पैनमा का, और उसके बाद जो कुछ हुआ, जो कुछ मियाँ साहब ने, इन जजेस 5 जजेस मरीम नवाज शरीफ साहब और मियाँ साहब ने, उसका गुस्सा भी सब इंसान है, उन्होंने कहा होगा ठीक है फिर लेट मी डू द इंक्वायरी एंड लेट मी। तो देखेंगे तलाल वाला पीस आपको मिल जाए भट्टी साहब, वो इन बुतों को बाहर निकाल दो, वो भी सुना देते हैं। हाँ, उस पर कंटेम्प्ट भी, खैर वो तो 5 साल के बेचारा भुगत के फारग भी हो गया। बट मुझे ये इसके अलावा कोई वजह नज़र नहीं आती कि कोई एक होगा कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया था, क्योंकि ज़ाहिर है तो फिर ऑल द मोर रीज़न, फिर तो नहीं, अगर गुस्सा निकालना फिर तो ऑल द मोर रीज़न के नहीं होना चाहिए। दिस इज द ओनली थिंग दैट कम्स टू माइंड। मैं आपसे ये करूँगा, मुझे इसके अलावा कोई लॉजिक समझ। बट साहब ये बड़ा सीरियस इशू है ब्रॉडशीट का, बिकॉज मेरे नज़दीक तो ये बड़ा वेल डिज़ाइन स्कैम था नैब का। उस ज़माने में जितने नैब के लोग थे, बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा था कि जो नैब बरामद करेगी या दाएं बाएं से उसका 20% तो लीगली गायब कर लो, उसके लिए कंपनी ले आए, वो पूरा स्कैम था। कोई जवाज़ रहता है अखलाकी जवाज़ कि अज़मत सईद साहब इसको हेड करें, क्यों कंट्रोवर्शियल बन रहे हैं? देखें गुजारिश है, एक तो जब मुस्लिम लीग नून ने एतराज़ कर दिया था तो मेरा ख्याल है उन्हें खुद रिफ्यूज़ कर देना चाहिए था। लेकिन मुस्लिम लीग नून की भी बात छोड़ें, वो तो अब जस्टिस कयूम कहाँ से लाए, इफ्तिखार चौधरी कहाँ से लाए, जस्टिस सज्जाद शाह पे हमला कैसा करे। लेकिन जो आपने कहा, असल जो स्कैम है ना, बदकिस्मती है, ये जो कमीशन बनाया जा रहा है इस इशू को दबाने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें इतने बाशगाफ लोग गिरफ्त में आ रहे हैं जो पिछले दिनों पैसे हुए हैं, जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, उसने डील की है, बकायदा डील, ये जान के कोई सुप्रीम कोर्ट इसको सो मोटो ना ले ले, कोई अच्छे जज साहबान आ ना जाए और इसके असल हकायक तक ना पहुंचे। डू यू थिंक कि ये फैक्ट्स पता करने के लिए किए जा रहे हैं? अब तो पैसे अब दिए हैं, 2008 में पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, पहले तो 2000 में जो फ्रॉड किया ही किया, उसमें 3 में भी किया, और अब इस पैसे में बड़ी अच्छी खासी रकम ली है। किसने ली है मुझे नहीं पता। शहंशाह अकबर होते थे, उनका बड़ा नाम था दुनिया में। साहब को बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीरें भी पई हैं, मैं तुम्हें भी खबर दे रहे हैं। बड़ी साहब कौन सी तस्वीरें हैं आपके पास? तो ये छोड़े, ये डी ट्रैक करने के लिए कमीशन बनाया जा रहा है, बदकिस्मती है। बड़ी साहब ये काशिफ कौन सी तस्वीरों की बात कर रहे हैं? बड़ी साहब ये काशिफ कौन सी तस्वीरों की बात कर रहे हैं? देखें काशिफ साहब तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें और इज्जत दे, बासर आदमी है, मैं कमजोर आदमी, तानू मरवा के छड़ेगा बंदा। ना होते तो मुखबरी करते। हमें मालूम है हर लुटेरे का ठिकाना। इस वक्त भी जो डील कर रहे हैं, छोड़े, ये बड़े बड़े आईनी माहिरीन बैठे, फिर ये इसको कहा कि इस बात को गोल कैसे करे। उसके बाद ये एक 1 मैन कमीशन बनाया गया। मैं अजमत सईद साहब पे इतराज नहीं कर रहा, इतराज से कर रहे हो और की कर रहे हो, बड़े मरासा में जो बातें कर रहे हैं। नून लीग के कहने पे मुझे बता देना काशिफ साहब, नून लीग के कहने पे ना हुसैन नवाज को कमीशन का सरबराह बनाया जा सकता है, ना हसन को, ना मरियम को। अपॉइंट करना किसी का ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर बड़े कंफर्टेबल होंगे, बड़ा अच्छा समझते होंगे अजमत सईद साहब को, उसमें कोई शक नहीं है, हम भी कोई उन पर शक नहीं कर रहे। लेकिन क्या वो तो यूज टू है कि जजेस तो रिक्यूज करने के यूज टू होते हैं। आप और मैं एज अ प्लेंटिफ हम एतराज़ लगा देते हैं, जज अपने आप को अलहदा कर लेते हैं। क्यों बज़िद है इसमें? क्योंकि इसमें ये तो बात भट्टी साहब की ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस पे लोगों ने लंबा इसमें गंद मारा है। अगर पहले एग्रीमेंट की समझ नहीं आती किस बेसिस पे एग्रीमेंट हुआ, कंपनी विदाउट अ हिस्ट्री, और जो बंदा था मूसवी, ही वॉज अ मैन विद हिस्ट्री। मैंने पहले प्रोग्राम किया था, मैंने उस पर फोकस किया था, पूरी हिस्ट्री है उसकी, उसमें बड़े 2 नंबर काम है, मच लेटर, लेकिन उसमें इन्वॉल्व था। फिर जो 1.5 मिलियन की पेमेंट्स हुई वो भी 2 नंबर तरीके से हुई। बड़े इश्यूज हैं। क्यों आपके ख्याल में कुछ क्रेडिबिलिटी रह जाएगी अगर जस्टिस सईद होंगे इसके? नहीं, देखिए ये तो मुझे नहीं मालूम कि जो जज साहब हैं वो खुद क्यों नहीं अपने आप को इस केस से अलग कर रहे, लेकिन मुझे ये जरूर समझ आता है। देखिए आपने सुना होगा एक टर्म इस्तेमाल होता है कि जी हाई ट्रस्ट
सोसाइटीज और लो ट्रस्ट सोसाइटीज कि वो माशरे जिनका अपनी रियासत में अपनी हुकूमत पे बड़ा एतमाद होता है, ट्रस्ट होता है। हमारे यहाँ हम हैं लो ट्रस्ट सोसाइटी, बिल्कुल एतमाद नहीं करते, हमारा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। हम समझते हैं कि हर वक्त ये निज़ाम और ये हुकूमत और सरकार जो है वो गलत ही कर रही है। इससे हमें मालूम होता है कि लो ट्रस्ट क्यों है। वो इसीलिए मालिक देखिए, ये एक सुनहरी मौका था, ये एक स्कैंडल आया है जिसमें तमाम हुकूमतें और हर तरह के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। ये एक सुनहरी मौका था इस वक्त की गवर्नमेंट का कि इस तरह की इंक्वायरी करे कि लोगों को वाकई जो है वो ट्रस्ट हो। लोग कहें यार देखो जबरदस्त काम हुआ है, सारे एक्सपोज हुए हैं, लेकिन यही वजह है कि हम लोग जो हैं वो लो ट्रस्ट सोसाइटी हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी इंक्वायरी हो उससे हमें फायदा हो और हमारे दुश्मनों को नुकसान हो। हम इससे ऊपर नहीं जा पा रहे और मुझे बड़ा अफसोस है कि मौजूदा हुकूमत जो है, जिससे हमारे बड़े हाई होप्स है कि वो इन चीज़ों से जो है वो बालातर होगी, वो उसने प्रूव किया है कि वो भी बिल्कुल वैसे ही एक्ट करेगी जैसे कि माजी में हुकूमतें करती रही। ठीक, एक चीज़ ऐड कर दूं क्विकली। देखिए, चीज़ें दबाना इतना आसान नहीं है। मैं भट्टी साहब की एक बात से एग्री करूंगा कि 2018 की बाद की शायद कुछ अगर चीज़ें हैं तो वो दबाना आसान होगा, लेकिन उससे पहले की चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट, अभी 2-3 कॉन्ट्रैक्ट होना, वो पेमेंट्स होनी, वो अमेरिका वाली ब्लैक एंड वाइट पे लिखा हुआ है। क्या आके कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट अच्छा था? क्या आके कहेंगे उसने ये नहीं किया जो कि उस ब्लैक एंड आर्बिटर ने जिस तफसील के साथ दोनों फैसले लिखे हैं? इसको छुपाना मुमकिन नहीं है कि आप किसी को, किसी नायब के चेयरमैन को, किसी साबिक फौजी को या किसी परवेज़ मुशर्रफ साहब को या किसी और को आप इतने आराम से क्लीन चिट दे दें। ये मुमकिन नहीं होगा इसके अंदर। मैं हम इसी पे ख़त्म करते हैं बात। आप सबका बहुत शुक्रिया। जैसे फ़ाद ने कहा राज़ीन, इट्स अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी फॉर द प्राइम मिनिस्टर कि वो इस ब्रॉडशीट केस को बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से सामने लाएं। बहुत जस्टिस हैं, जस्टिस नासरुल मुल्क हैं, दूसरे चीफ जस्टिस हैं, बड़े इज़्ज़त वाले लोग हैं, उनमें से किसी एक को लाएं, वो इसको इन्वेस्टिगेट करे। और इसके दो फ़ायदे होंगे। एक, नैब पे जायज़ या नाजायज़ जो मलबा पड़ता है, नाजायज़ का भी, इसका भी पास जरा सामने हो जाए, सफाई हो जाएगी, गिल्ट सामने आएगी, सारी चीज़ें सामने हो। एक आधा बड़ा स्कैंडल गवर्नमेंट को वाज़ेह तौर पे बिल्कुल अनबायस तरीके से हल करवाना चाहिए। ये एक्सलेंट मौका है इसके अंदर। इसके अंदर इंस्टीट्यूशन करप्शन भी है, इसके अंदर पॉलिटिकल मास्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर जो हिडन हैंड्स हैं वो लोग भी बेनिफिशरीज हैं। एक ट्रायल में, एक इन्वेस्टिगेशन में ये तीनों एरियाज़ कवर हो जाएंगे और शायद जैसे फ़ाद ने पॉइंट आउट किया, लो ट्रस्ट सोसाइटी से हम थोड़ा सा बेटर ट्रस्टिंग सोसाइटी आ जाए। सिर्फ अना का मसला नहीं होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि इसके अंदर ज़रा फ़राख दिली से सोचें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।